हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 मैथ्स खत्म हो चुकी है। साइंस का चल रहा है चैप्टर 8 जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसका एक टॉपिक रह गया था। टॉपिक था डीएनए कॉपिंग कैसे टेक प्लेस करता है और ये वेरिएशन क्या है, कहां से वेरिएशन आता है, कैसे आपका पेरेंट से आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उनके प्रोग्रामिंग में। ये बहुत सारे टर्म्स है, छोटे जीन्स क्या होते हैं, इन सही बात को मैंने इस पूरे वीडियो में कंप्लीट तरीके डिस्कस किया हुआ है। साथ ही बच्चा लोग जैसे टॉपिक खत्म करोगे ना, इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे वो सारे मैंने करवा रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे भी हैं। उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। कितना अच्छा है ना, टॉपिक खत्म किया, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब सोच के बोला ऐसा करने के बाद क्या कोई टॉपिक परेशान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आज ये चैप्टर नहीं खत्म होगा। आपको पता है जब चैप्टर खत्म होता है इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और सीबीएसई ने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो करेंगे। उसके बाद बच्चा लोग आप सभी की डिमांड है चैप्टर 4 की। एक पोल लगेगा, लेकिन मुझे पता है चैप्टर 4 ही जीतने वाला, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, जिसे सबका मानना है कि सर टफ चैप्टर है। तो जल्दी करा दो बच्चे, जब स्टार्ट करेंगे ना ध्यान देना सबसे इजीएस्ट चैप्टर बना के छोड़ूंगा। बाकी आप में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत ही यूजफुल चैनल है क्लास 10 की जर्नी के लिए। एंड बच्चा लोग ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में एग्जाम्पलर चल रहा है। एग्जाम्पलर के साथ साथ दीपक सर ने प्रीवियस बोर्ड पेपर करा रखे हैं और इस समय प्रैक्टिस सेशन चालू कर दिए हैं। मैथ्स का कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड कर रखा है। एंड बच्चा लोग आप सभी से रिक्वेस्ट थी, इफ यू वुड लाइक टू हेल्प अस इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू कैन डोनेट अस बाय गोइंग थ्रू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शंस। योर स्मॉल कंट्रीब्यूशन विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू सो मच। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है कि ऐसा क्या है कि चाहे असेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, हमने ये देखा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आप एक कैरेक्टर्स या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं। अब कैसे होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, वो सब कंप्लीटली आज के लेक्चर देखने वाले हैं। उसके बाद कंप्लीटली क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये टॉपिक बहुत क्लियर होने वाला है, एक क्रिस्टल क्लियर होगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। चेक है क्या। अब मुझे कुछ फिगर है, फिगर समझते हैं। आपके पास ये बड़ा सा आपका ह्यूमन बॉडी है। इसके सबसे छोटे यूनिट की बात करो सेल, ऑब्वियसली बात है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब इस सेल को मैंने जूम किया, जब सेल को जूम किया तो मुझे पता है कि सर सेल के अंदर क्या होता है। सर आपका सेल के अंदर सेल की सारी इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करने हैं, सेल के अंदर क्या क्या होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन सेल के इस पार्ट में होता है और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इस न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरह से ना सेल का ब्रेन भी से बोल सकते हो। अब इस न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करोगे ना, इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा जब जूम करोगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कुछ बच्चा लोग आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है पढ़ा होगा अपने क्लास 9 में, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स है। हल्का सा आइडिया तो मिला कि सर क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कि सर क्रोमोसोम्स आपका सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कैसे दिखते हैं बच्चे, एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देखोगे आपने जो अभी स्टेज देखी, अभी आपने जो क्रोमोसोम्स की स्टेज देखी, इसे बोलते हैं फाइनल स्टेज। क्या बोलते हैं, आपका फाइनल स्टेज है। आप देखोगे जो ये स्टेज है ना, ये सिर्फ कब नजर आती है, ये सिर्फ तब बोलते हैं ईद के चांद है भैया, ये भी बड़े डिमांडिंग होते हैं जब सेल में डिवीजन टेक प्लेस कर रहा होता है। जब सेल डिवीजन टेक प्लेस कर रहा होता है तो उस समय में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं होता, आप देखो अभी थोड़े देखेंगे वो किस तरह नजर आते हैं। जो हमें दिख रहा है ये बच्चे आपको क्या है, ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है, ये क्रोमोसोम की वो स्टेज है जो कि आपको सेल डिवीजन के दौरान दिख रही होती है। अब बच्चे इस अगर मैं क्रोमोसोम को भी जूम करूं तो मुझे इसके अंदर भी छोटी यूनिट मिलेगी, उसी को बोलते हैं डीएनए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है देखने वाले हैं सेम बच्चे। अगर आप डीएनए को देखो, कुछ डीएनए के दो स्ट्रैंड से दिखते हैं, देखो दिख रहा है डीएनए कुछ दो स्ट्रैंड से वो डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आपका डबल हेलिक्स मॉडल। आप क्लास 12 में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हो। कुछ इस तरीके से आपका डीएनए दिखता है और डीएनए के अंदर अगर मैं डीएनए को देखूं तो कुछ आपके छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स हैं और इसी छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स को क्या नाम दिया जाता है, जीन। इट मींस जीन इज द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और ये जीन क्या करेंगे सर, ये इंफॉर्मेशन को कोड करेंगे। बच्चा लोग क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को कोड करेंगे, ठीक है। यस या नो, ये आपकी इंफॉर्मेशन को कोड करेंगे। तो क्या देखा कि सर अच्छा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को जो कि एक इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे हैं, इसी को जीन्स का नाम दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्या है, करेक्टर्स कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखो, चाहे बच्चा लोग, एक सेकंड, चाहे बच्चा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, चाहे आपका सेक्सुअल हो चाहे आपका असेक्सुअल, हमने ये देखा कि सर चाहे सेक्सुअल हो असेक्सुअल हो, मान लो कि ये पेरेंट्स है और ये आपके ऑफस्प्रिंग्स है, पेरेंट्स है बच्चा लोग और ये कि आपके ऑफस्प्रिंग्स है। तो हम क्या देते हैं, ठीक है बच्चा आपका कि सर आपका जो है इस केस में जो ये ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, ये क्यों सिमिलर टू द पेरेंट्स होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जो ऑफस्प्रिंग्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहां से आपका पेरेंट्स से है। तो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जाती है, किसके थ्रू, यस बच्चा लोग, क्रोमोसोम्स के थ्रू। इट मींस क्रोमोसोम्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन है बेसिकली डीएनए के फॉर्म में, जो कि पेरेंट से कहां ट्रांसफर हो रही है, पेरेंट से कहां ट्रांसफर हो रही है, सब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। और इसी ट्रांसफर को, इसी बच्चा लोग आपके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट से बच्चा लोग आपके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है, जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, इनहेरिटेंस, जिसे आप क्लास चैप्टर 9 में बहुत डिटेल देखने वाले। इट मींस the transfer of characters from the parents to their offsprings is done by the process known as inheritance है। तो inheritance बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स है। तो इसका मतलब हमने देखा अच्छा कि सर ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कंटेन व्हाट, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम कहां से कहां, पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। किसकी फॉर्म में सर, डीएनए की फॉर्म में, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, वो हमारा पार्ट नहीं है, इसे आप हायर क्लासेस में और ग्रेट डिटेल देखोगे। अभी हम हल्का सा आइडिया ले रहे हैं। अब चलो है क्या, अगर बात करूं कि सर ये क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स से हम पढ़ा, ये किससे मिलकर बने होते हैं सर, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स है। बेसिकली इसी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े तो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का काम है क्या, तो है क्या, ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली ठीक है, इस डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सा प्रोटीन्स बनाना है, कौन कौन सा प्रोटीन्स बना रहा है। अब प्रोटीन्स क्यों जरूरी है, बिकॉज जो प्रोटीन्स क्या करेगा, देखो मानो सपोज कि ना ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये आपके पास एक पेरेंट सेल है, ये आपके पास पेरेंट सेल है। अब मान लो इस पेरेंट सेल से ना, इस पेरेंट सेल से जो है आपका एक आपका न्यू सेल बना, आप ये न्यू सेल बना। अब ये जो न्यू, तो होता क्या है, जो पेरेंट है ना, पेरेंट से क्या है, ये पेरेंट जो है बच्चा आपका, ये आपको देखा है, जैसे सपोज कि एग्जाम होने वाला है, संतोष ने बोला कि एग्जाम में जाना भैया, आग लगा देना, सीबीएसई पार कर देना। इसका मतलब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, आप वो करके आना। सेम बच्चे क्या है, पेरेंट अपने बच्चे को जो ये न्यू सेल बना, इसको इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, किसके थ्रू, अच्छा आपका डीएनए के थ्रू है। बिकॉज डीएनए के पास वो क्षमता होती है कि बिकॉज डीएनए को ही पूरे सेल का फॉर्मेशन करना है, डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो जैसे जैसे डीएनए काम करेगा, वैसे वैसे सेल के फंक्शन परफॉर्म होंगे। इसका मतलब डीएनए क्या करेगा सर, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन है, कि प्रोटीन्स बनाने की। प्रोटीन्स क्या बेसिकली, वो आपके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इट मींस DNA molecules contain the information source for making proteins है, जिससे कि necessary for the constructing and organizing cell है। कैसे सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के पास है। और प्रोटीन्स किसने बनाया सर, डीएनए। इट मींस कहीं ना कहीं डीएनए बहुत जरूरी है। अगर डीएनए नहीं बनेगा तो सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि स्ट्रक्चर बनानी कैसे। इसीलिए पेरेंट सेल से चाहे सेक्सुअल हो चाहे आपका सेक्सुअल हो, आपकी इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, आपका डीएनए पाए जाते हैं। अब बच्चे जो मैंने कहा था आपको कि जो है क्या, कि सर इसी बच्चा लोग बोलो कि आपका जो डीएनए है, डीएनए के छोटे छोटे फंक्शन यूनिट क्या नाम दिया जाता है सर, जीन्स का। देखो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स है। लेक्चर को ध्यान से सुनना, बिकॉज लेक्चर के एंड में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो आप आराम से जो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़े, चलो है क्या, अब मैंने आपसे कहा था कि बच्चे ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये जो क्रोमोसोम को दिख रहे हैं, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे दिखते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, आपका जो क्रोमोसोम्स है, आपके जो क्रोमोसोम्स है, कुछ इस तरीके से आपका जो न्यूक्लियस के अंदर फैले दिख रहा है, वो क्या है, ये ये इस तरीके से अनकॉइल्ड है, क्या है आपका रैंडमली अरेंज है, और इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। मतलब इसका मतलब क्या है कि सर क्रोमेटिन बोलो क्या है सर, क्रोमेटिन जो है आपका ये क्रोमोसोम्स की स्टेज है, आपका ये क्रोमोसोम्स की स्टेज है। क्रोमोसोम जो है आपके सेल के अंदर कुछ इस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जैसी सेल डिवीजन टेक प्लेस करता है, सेल डिवीजन बोले तो क्या, कि सर सेल से नया सेल बन रहा है, तो कुछ उस तरीके, उस केस में क्या आपका ये सारे ये जो क्रोमेटिन है वो क्या हो जाते हैं सर, क्रोमेटिन आपके कंडेंस हो जाते हैं।
क्रोमोटिन आपके कंडेंस हो जाएंगे और उसे एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर वो ले लेते हैं। इसका मतलब क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि क्रोमोसोम जो दिख रहा है आपको इस तरीके, जो आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ये बच्चे फाइनल फॉर्म है। ये बच्चे क्या बोला आपका फाइनल फॉर्म है। इट मींस जो क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड form of dash, obviously sir chromosomes are the condensed form of chromatin। ये क्रोमोटिन जब सेल डिवीजन टेक प्लेस कर रहे होते हैं तो उसमें अरेंज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स है। तो आपको हल्का सा आइडिया तो मिल गया होगा कि सर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो इंफॉर्मेशन जा रही है क्रोमोसोम्स की तरफ जाती है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर छोटे 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 यूनिट्स से जीन्स का नाम दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। यस जब आगे बढ़ा जाए इस तरीके से ख्याल है क्या, चलो ये है क्या आपके पास है कि अब बच्चा लोग इस डीएनए, ये डीएनए जरूरी क्यों है, डीएनए इतना जरूरी क्यों, बार बार मैं डीएनए की बात क्यों कर रहा हूं, देखो है क्या द डीएनए जो पढ़ा। एक सेकंड, 1 सेकंड, चलो लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर, ओ लेट मी हैव अ यस चलो है क्या, देखो द डीएनए इन द सेल, बिकॉज डीएनए के जो आपका डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है उसके पास इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग व्हाट प्रोटीन्स है, और इसी प्रोटीन से क्या बनने वाला है सर, इसी प्रोटीन से आपको जो है सेल का स्ट्रक्चर डिजाइन होने वाला, बिकॉज इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको सेल को बनाना है। अब सोच के बोलना, मान लो बच्चा लोग आपका पेरेंट्स है, ये बच्चा लोग आपका पेरेंट्स है और ये बच्चे क्या आपका ऑफस्प्रिंग्स है। अब पेरेंट्स ने क्या बोला कि सर पेरेंट्स ने इंफॉर्मेशन भेजी किसके थ्रू, सर आपका डीएनए के थ्रू भेजा, बिकॉज डीएनए है। यस ये नोचे क्या है। अब इस डीएनए ने क्या बोला, इस पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा इस ऑफस्प्रिंग्स को ये इंफॉर्मेशन देनी है, तो डीएनए ने क्या बनाया सर, डीएनए प्रोटीन्स बनाया, और जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है उसका उसने प्रोटीन बनाया। डीएनए को जो इंफॉर्मेशन देनी है उसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। मान लो बेटा कि अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, अगर पेरेंट से किसी रीजन से डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, अगर डीएनए में इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, इसका मतलब डीएनए अब जो प्रोटीन बनाना था वो नहीं बनाएगा, ऐसे में वो अलग प्रोटीन बना देगा, और अलग प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा सर, इससे बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। इट मींस इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, different proteins will be made and different proteins will eventually lead to the altered body design है। अगर बॉडी डिजाइन को सेम रखना है, अगर डॉग से पपी होना है, कैट से किटन होना है, ह्यूमन से ह्यूमन होना है, तो ऐसे में सेम प्रोटीन को डिकोड करनी चाहिए। अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज, प्रोटीन चेंज, बॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि डीएनए कॉपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन है। पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन भेजनी ही पड़ेगी और इसी डीएनए के थ्रू भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं कुछ तरीके से, इट मींस देयरफॉर अ बेसिक इवेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ऑप्शन जाना है। अब पेरेंट्स के पास डीएनए है भैया, अब पेरेंट्स के पास डीएनए है तो पक्का इस डीएनए की कॉपी करनी पड़ेगी, बिकॉज पेरेंट्स थोड़ा ना कि लो बेटा ये ले मेरे लाल सारा डीएनए ले जा, ऐसा करेगा। सोचो पेरेंट्स आके बोले अल्ले मेरे लाल सारा डीएनए ले जा, नहीं बच्चे, तो वो डीएनए की कॉपी होगी और कॉपी होने के बाद उसको जो है बच्चों में ट्रांसफर किया जाएगा। इट मींस बेसिक, तभी मैंने बोला द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। विदाउट दिस कॉपी इंफॉर्मेशन कांट बी पास, तो सोच के बोलना क्या प्रोटीन का डिजाइन हो पाएगा, नहीं, बॉडी का डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यस या नो। अब क्वेश्चन ये है सर कि कैसे डीएनए की कॉपिंग टेक प्लेस करती है, कैसे आपका पेरेंट सेल से आपके जो डॉटर सेल है, यू कैन से ऑफस्प्रिंग्स, प्रोगेनी, कैसे आपके डीएनए बनते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो पहले फिगर को देखते हैं, चेक करो फिगर को दिख रहा है सब, ध्यान दो क्या है जो कुछ इस तरीके से आपके पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपके पास ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से दो क्या, ये आपका ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत है, सुनो क्या है। अब ध्यान दो, आप बच्चे ऐसे में है क्या, इसके ऊपर कुछ ए से लिखा हुआ है ना, प्रोटीन, ये आपसे बेसिकली क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स है, इसको ध्यान बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ आप हाई क्लास में पढ़ने वाले हो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, इस देखो ऐसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ये ना ये कॉइलिंग होती है, देखो ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका ऐसे, ठीक है ना। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं, देखा चाहो क्या, ये क्या हुआ कि सर यहाँ पर जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे, जो आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे, क्या हो गए, अलग हो गए, क्या सेपरेट हो गए। देन क्या होगा सर, ये वाला जो है सेम आपका कॉपी बनाएगा, सेम बच्चे ये वाला सेम कॉपी बनाएगा। अब कॉपी बना कैसे सर, विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब बच्चे इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना कि कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, बस ध्यान रखना कि सर बायोकेमिकल रिएक्शन की मदद से आपने डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है ना, एक ने आपने कॉपी बनाई, एक ने कॉपी बनाई है। अब इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो आपके मतलब की बात नहीं है, बस अब ये हुआ। अब देन दोनों क्या होंगे सर, पहले आपका अलग हुए थे, अब दोनों जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से, देखा जाएगा दोनों कंबाइन हो गए, और आपका जो है कहीं ना कहीं सर आपका ये जो पेरेंट्स था सर, ये जो पेरेंट्स था ना, उससे आपके जो प्रोगेनी बने, ये जो प्रोगेनी बने उसमें सोच के बोला डीएनए इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, डीएनए कुछ इस तरीके से कॉपी होते हैं, ठीक है ठीक है। तो सेल ने क्या किया सर, सेल ने बायोकेमिकल रिएक्शन का मदद किया डीएनए की कॉपी बनाने के लिए। सेल यूज, अब बोले कितने करने कॉपी, 4,
चार बन गए। तो सेल यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए, दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यस या नो? यस या नो? इट मींस आपका ये हुआ टूटे, फिर आपका जो दोनों ने आपके अगर कॉपिंग करी चाहिए, कॉपी टेक प्लेस कर विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उसके बाद दोनों अच्छे आपका अलग होगा इस तरीके से। अब ध्यान दो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि मान लो बेटा कि ना सपोज कि आप खेलने जा रहे हो, ठीक है? आपने मेरे पास आए, मैं आपका ट्यूशन टीचर हूं, ठीक है? मान लो ट्यूशन टीचर हो, मेरे पास आए संतोष सर कि एक क्रिकेट मैच खेल ले, बहुत दिनों से ना वो साइंस की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। मैंने कहा बेटा ठीक है क्रिकेट खेलने चले जाओ, क्रिकेट खेलने चले जाओ, लेकिन बैट बॉल मुझे दे दो। क्रिकेट खेलने चले जाओ, बैट बॉल मुझे दो, आपकी शक्ल कैसी बनेगी? ऐसे होगी नहीं? सर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपने बैट बॉल छीन लिए, इसका मतलब ये जो क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बैट बॉल छीन लिया। बताओ मुझे, अब मुझे बताओ बच्चे कि आपका पेरेंट है, अगर मैं सपोज कि यहाँ देखिए एक सेकंड चाहिए, आपका पेरेंट्स है, पेरेंट से बच्चे पेरेंट सेल है, ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स से जो ऑब्वियस सी बात है इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब पेरेंट्स ने जो डीएनए है, पेरेंट्स ने डीएनए से आपका क्या है, आपके इस जो है क्या कहते हैं प्रोगेनी में ट्रांसफर कर दिए, कॉपी के थ्रू से क्या पेरेंट्स से जो है प्रोगेनी को भेज दिया। अब सोच के बोला डीएनए तो गया, डीएनए के अलावा डीएनए किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के साथ बाहर जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी पार्ट्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, उसका भी तो बनाना जरूरी, ऑब्वियस सी बात है। ये थोड़ा ना कि सब ले बेटा तो डीएनए ले जा, बाकी तो खुद बना लियो, बाकी तो बड़ा हो गया ना तो खुद बना लियो, ऐसा नहीं बच्चे, बिकॉज उसको बाकी एपरेटस भी देने पड़ेंगे। बिकॉज ठीक है आपने डीएनए भेजा, उसके साथ जो बाहर का सेल एपरेटस है वो तो भेजो। तो देखो ये बोला हुआ, देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of what? An additional cellular apparatus and then the DNA copy is separate each with its own cellular apparatus है। मतलब ठीक है डीएनए कॉपिंग हुआ, उसके बाद ये नहीं कि डीएनए अलग हो जाएंगे, नहीं बच्चे, उसके जब सेल का जब तक apparatus नहीं बनेगा तब तक उसको नहीं भेजेंगे। डीएनए कॉपी हुआ, सेल का apparatus बना बाहर का, उसके बाद वो डिवाइड हो जाएंगे। कुछ इस तरीके देखा डीएनए कॉपी क्या टेक प्लेस करता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन ये है कि सर बार बार एक टर्म रिपीट हो रही है, वेरिएशन 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 है। ये वेरिएशन है क्या? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन क्रिएट की थी कि बच्चे आपका जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं और ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, व्हाट इज दैट? डिग्री ऑफ डिफरेंस है सर, इसी को बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है जिसे हम वेरिएशन का नाम देते हैं। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन क्यों बन रहा है? चाहे सेक्सुअल, मुझे पता है कि सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा, असेक्सुअल में वेरिएशन कम है, पर लेकिन वेरिएशन आ कहां से रहा है? ये मुद्दा कहां से आ रहा है भैया? इस मुद्दे को डिस्कस किया जाए, इस मुद्दे के साथ बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। बहुत सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ कि डीएनए कॉपिंग कैसे हो रहा है? सर डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से टेक प्लेस कर रहा है। अब क्या सारे बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल होते हैं? फिर से सुनो, डीएनए कॉपिंग कैसे हो रहा है? बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। अब मुझे बताओ क्या सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस 100% क्या होते हैं? क्या रिलायबल होते हैं? क्या एग्जैक्ट कॉपीज हो पाती होगी? नहीं। ऑब्वियस सी बात, सपोज आप दुकान पे गए, सर इसकी फोटोकॉपी कर दो, फोटोकॉपी कर दी, जो आपको मिला क्या एग्जैक्ट मिलेगा? नहीं। ठीक है सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन सर कुछ तो वेरिएशन होगा, कुछ तो अलग होगा। मतलब डीएनए जब कॉपी हो रहा है तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है, तो वो 100% रिलायबल ना होने की वजह से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। एरर आ गए, इसकी वजह से क्या होगा देखने जा रहे हैं। इसका मतलब सर रीजन ये है वेरिएशन क्यों हो रहा है? जब डीएनए कॉपिंग के टाइम में, जब डीएनए कॉपिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन से, ऐसे में वो 100% लायबल नहीं है, 100% एक्यूरेट कॉपी नहीं हो पा रही है। ऐसे में डीएनए में कुछ एरर आ गए, और डीएनए में एरर आने की वजह से कुछ चेंज आ गए, और इसी चेंज को वेरिएशन का नाम दिया जाता है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली व्हाट रिलायबल, देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। कुछ ना कुछ तो भैया वेरिएशन होता है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, सिमिलर तो होंगे बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल है, लेकिन अपने ओरिजिनल के साथ एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले कि बताओ डीएनए जब कॉपिंग होती है क्या उसमें वेरिएशन टेक प्लेस करता है? ऑब्वियस सी बात है करता है। रीजन क्या है? बिकॉज नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% व्हाट रिलायबल। एग्जैक्टली। चलो है क्या? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नो कुछ देखो, बहुत सिंपल बात है क्या? देखो सम ऑफ दिस वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक है। अब अच्छा होता क्या, ठीक है मान लो क्या सपोज जब डीएनए कॉपिंग हो रहा है, आप समझना चाहिए क्या है ये, अच्छा आपका डीएनए कॉपिंग हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आया, अच्छा क्या डीएनए कॉपिंग क्या है, आपका एरर है, और इसी एरर से क्या आया, अच्छा इसी एरर से आपका वेरिएशन आया। अब अच्छा जो वेरिएशन है ठीक है आया, ऑब्वियसली वेरिएशन आया, कुछ नए कैरेक्टर्स बने ठीक है, पर लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये वेरिएशन
आप बच्चे सोचिए बोला, ये जो पेरेंट्स है आपके ऑफस्प्रिंग है ना, जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में गए हैं, आप बच्चे मान लो कि कभी कभार जो डीएनए कॉपिंग होती है ना, इस केस में आपका एरर बहुत ज्यादा आ जाता है, कुछ ड्रास्टिक चेंज की वजह से, कुछ आपका सडन चेंज की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सडन चेंज की वजह से आपका जो है जो डीएनए कॉपिंग से बहुत ज्यादा एरर आ गया। ऐसे में जो स्पीसीज बना, ऐसे में जो प्रोगेनी बना, इसमें कंप्लीटली अलग इंफॉर्मेशन है, इसमें जो क्या है कंप्लीटली अलग इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन्स को डिकोड करना था वो डिकोड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो ये स्पीसीज बना बच्चे, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, अल्टीमेटली डाई हो जाते हैं। कोई ड्रास्टिक चेंज, ठीक है वेरिएशन हुआ अच्छी बात है, हम पढ़ेंगे आगे कि वेरिएशन कहीं ना कहीं आपका स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बेनिफिट होता है, लेकिन कभी कभार वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि सडन चेंज इतना हो गया, ड्रास्टिक हो गया कि आपका जो बना इंफॉर्मेशन वो कुछ ऐसा है कि जो सूट नहीं कर रहा, बाकी कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स ने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी वो गई नहीं, कुछ चेंजेस आ गया, और इसी चेंज की वजह से क्या हुआ, आपका कंप्लीटली अलग स्पीसीज बन के रेडी हो गया, जो कि अल्टीमेटली करते 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 बिकॉज उसको जो इंफॉर्मेशन बनानी बना ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली दे विल डाई। Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus, because देखो क्या है, मुझे पता है डीएनए कॉपिंग के टाइम पे सेल के बाहर apparatus दिया जाता है, ठीक है, आपने जो है सेल का apparatus पेरेंट्स का दे दिया, लेकिन जो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है बच्चा लोग, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किसको हो चुका है, ये कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ऐसे ये वही बात हो गई कि मान लो बच्चों को बोला कि जाओ स्कूल संभालो, बच्चों को बोल देखो क्या, बच्चों को क्या है आपका, देखो ये बिकॉज ये स्कूल, मान लो ये स्कूल है बच्चों, स्कूल के अंदर कौन होने चाहिए, टीचर प्रिंसिपल है, लेकिन जो डीएनए चेंज हो गया तो आप जो टीचर से कंप्लीटली क्या बन गए, कंप्लीटली स्टूडेंट से। आप सोच के बोलना, एक स्टूडेंट्स के हाथ में स्कूल दोगे, अफरा तफरी मच जाएगी भैया, यहां से बंक करेंगे, यहां से वो है, इसका मतलब सेम बच्चे वही है कि देखो सच अ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई है, इसका मतलब सर जो स्कूल होगा, क्या स्कूल रहेगा, स्कूल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा प्लेग्राउंड, क्या पता वहीं आईपीएल चालू कर दो तुम, क्या पता भैया तुम वहीं आईपीएल चालू कर दो, है ना। इसका मतलब वही है कि सर आपका सेल का एपरेटस तो सेम था, लेकिन डीएनए के एरर की वजह से डीएनए कुछ ज्यादा एरर आ गया, जिसकी वजह से बच्चे क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लीटली नया बन गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी मैनी अदर, लेकिन जो छोटे छोटे वेरिएशंस है ये आपके एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। On the other hand, there could be still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome है, और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन है, यही बच्चे वेरिएशन क्या होता है सर, वेरिएशन जो है आपका इवोल्यूशन का बेसिस होता है। ये जब वेरिएशन आपकी इकट्ठे होते जाएंगी तो ऐसा माना गया, देखा भी गया कि वेरिएशन कहीं ना कहीं एडवांटेजेस होते हैं आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, और इससे क्या बनेगा आपका इवोल्यूशन। इसको हम क्लास 10th के चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत है? हमको हल्का सा आइडिया मिला कि डीएनए कॉपिंग क्या होता है, एरर कहां से है, वेरिएशन क्यों बनता है। आप सोच के बोलना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सेक्सुअल में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों होता है, सर ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स के डीएनए कंबाइन कर रहे हैं, दो पेरेंट्स के अलग अलग इंफॉर्मेशन कंबाइन करेंगे तो डीएनए कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना चाहिए, इसीलिए वेरिएशन ज्यादा। लेकिन सेक्सुअल में, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है तो वेरिएशन बहुत कम होता है, लेकिन बेसिकली यही है। आगे बढ़ा जाए, अब अच्छे देखो, अच्छे दिख रहा है वो क्या, देखो है क्या, ये आपके पास, और एक सेकंड, ये आपके पास ओरिजिनल डीएनए है। अब देखो करते करते सपोज ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड है, आप मुझे बताओ, मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूं, सिर्फ बच्चे क्या है, इसको देखो और इसको देखो, वेरिएशन दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस या नो दिख रहा है, इट मींस सर देखो आपके सेकंड जनरेशन पे इतना ज्यादा वेरिएशन, देखो दोनों ब्लू ब्लू है, लेकिन यहां पर कुछ तरीके से, इसका मतलब क्या है, जब वेरिएशन बहुत साल तक मिलियंस ऑफ ईयर्स इकट्ठे होते हैं तो उस प्राणी का, स्पीसीज का क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्या है, अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीज सोच के बोलना कि अब बताओ कि सर ये वेरिएशन आपने बोला कि ठीक है, एक वेरिएशन ऐसा जहां ड्रास्टिक चेंज से कंप्लीटली बन रहा है तो वो तो सुइटेबल नहीं है, लेकिन बच्चे क्या है, अब जब वेरिएशन ज्यादा होती जाती है, जब वेरिएशन आपकी कहीं ना कहीं बच्चे क्या है, वेरिएशन जो है एक तरह का एडवांटेजेस फैक्टर है किसके लिए, स्पीसीज के लिए, तो वो कैसे है वो समझते हैं, वो कैसे है वो हम समझते हैं, ठीक है। अब अच्छी पॉइंट है, देखो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज है, ये स्टेटमेंट है कि आपका, आपके पास बच्चे क्या स्टेटमेंट है कि रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं बच्चे क्या है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज को स्टेबल करके रखता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस, इट मींस ने क्या करा, पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखा हुआ है। अब कैसे करता है वो देखते हैं। बच्चे सपोज क्या है, मेरे पास ना, सपोज मेरे पास क्या है, सपोज ये है आपके, ठीक है, ये आपके पास सपोज मेरे पास कोई सराउंडिंग्स है, ये आपके सराउंडिंग्स है, ये आपके पास सराउंडिंग्स है, और इस सराउंडिंग्स के अंदर सराउंडिंग है ना, और ये सराउंडिंग्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है बच्चा लोग, और बोलो क्या है कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ में चाहिए आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स है, लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग है। इसे क्या बोलते हैं सर, लिविंग को इसे बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, और चलो नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, अबायोटिक। इट मींस सर ये ऐसा रीजन है जहां पर बायोटिक वाला क्या कर रहा है, बायोटिक वाला अबायोटिक से दोस्ती कर रखी है, और ऐसे सिस्टम जो बनता है इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं आपका, इकोसिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम वो है जहां पर एक बायोटिक कंपोनेंट्स किससे आपका जो है इंटरेक्ट करेगा, अबायोटिक से इंटरेक्ट करेगा, वहां पर सर्वाइव करता है।
और जो पर्टिकुलर प्लेस जो बनाया है, जो पर्टिकुलर प्लेस बनाया जहां पर वो रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं नाइशी। क्या बोलते हैं आपका? नाइशी। आई रिपीट, बोलो क्या है कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर सराउंडिंग्स है जहां वो रह रहे हैं, जहां वो सर्वाइव करेंगे, उसी को नाइशी बोला जाता है। ठीक है, इट मींस नाइशी तरह का बोल सकते हो जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना जो आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसी को नाइशी का नाम दिया जाता है। अब मुझे बताओ, मुझे पता है कि सर ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे आप पॉपुलेशन को, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे आप पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हो। यस या नो? उससे आप पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हो। सपोज मेरे पास पहले खाली मैदान था, यहाँ पर क्या हुआ कि सपोज मान लो एक बैक्टीरिया आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया। अब मुझे पता है कि बैक्टीरिया क्या करेगा सर, रिप्रोडक्शन कर करके क्या करेगा, पूरे इस मैदान को भर देगा। ऑब्वियसली सर कंप्लीट बैक्टीरिया 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 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन वो पावर जिससे उसने पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस जहां वो रहते हैं, सिनाइशिस का नाम दिया जाता है इन द इकोसिस्टम, यूजिंग देयर एबिलिटी टू डैश, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए जो खाली मैदान था कंप्लीट बैक्टीरिया से भर गया। अब द कंसिस्ट देखो, अब सोच के बोलना चाहिए क्या है, मुझे पता है कि सर ये आपका पूरा मैदान है, कंप्लीटली है। अब जब इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा बैक्टीरिया, तो क्या होगा, डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस करेगा, डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस करेगा। अब बच्चे सोच के देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो पेरेंट है, अब पेरेंट को पता कि भैया क्या जो सराउंडिंग्स आसपास है, पेरेंट्स को पता है जो सराउंडिंग्स आसपास है उसके लिए कैसे सर्वाइव करना है। तो ऐसे में जब डीएनए कॉपिंग होगी ना, तो जो इन्फॉर्मेशन उस पेरेंट में प्रेजेंट है वो किसको भेजेगा, बच्चे को, कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन बनने वाली है, आप ऐसा डीएनए, अब वो डीएनए बना के देगा, डीएनए ट्रांसफर करेगा कि आप ऐसे प्रोटीन्स बनाना ताकि आप उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके हो। इसका मतलब क्या है सर, जो आपका डीएनए कॉपिंग होगा ना, तो उसमें ऐसे कॉपिंग टेक प्लेस करेगा कि वो पर्टिकुलर जो बच्चा बनेगा उस सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर सके। देखो, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइशिया। ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन भेजी बच्चे को और उसे बोला कि आप ऐसे डीएनए भेजे कि आप ऐसे प्रोटीन्स को बनाओ ताकि आप इस एनवायरनमेंट में रह सको, ताकि उनका बॉडी डिजाइन अपने पेरेंट्स की तरह हो, वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब सब खुश है, आपके जो पेरेंट्स भी खुश है, बच्चे भी खुश है, सब खुश है, सारे बैक्टीरिया मजे से यहाँ पे रह रहे हैं, सब मजे से रह रहे हैं। क्या इस तरह में रह रहे हैं। और गाना गा रहे कौन सा, सब गाना गा रहे हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। इस तरीके से पूरे गांव चले सब फैले हुए हैं। अब बच्चे हुआ क्या, अचानक से, अब बच्चे हुआ क्या, सपोज कि मान लो क्या है, अब एग्जांपल लेते हैं ऐसे कि मान लो जो बैक्टीरिया जो है, सपोज ये बैक्टीरिया बी, ये B1 है, ये बैक्टीरिया B2 है, ये बैक्टीरिया B3 है, और आपका ये B4 है, और सोचिए B5 है, आपका B6। इट मींस एक से इतने सारे बन गए। ठीक है, अब मान लो जब डीएनए कॉपिंग होगा, मान लो सपोज ये पेरेंट बी था, एक पेरेंट से बी था, उससे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए। ऑब्वियस सी बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्यों, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब अच्छा मान लो सपोज कि ये जो बी था ना, इसके पास कैरेक्टर्स थे, इसके पास जो डीएनए था उसमें इंफॉर्मेशन ये थी कि ये 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। अगर उससे ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैक्टीरिया अल्टीमेट डाई हो जाता है। ठीक है, सो बच्चे क्या हुआ कि जब डीएनए कॉपिंग होगा तो वेरिएशन की वजह से, मान लो वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि बच्चे आपका जो B3 है, B3 में ऐसा कुछ कैरेक्टर आ गया कि बच्चे ये 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। अब मतलब इट मींस बाकी जो सारे देखो, ये 30 तक कर पाता, सेम बच्चे B1 में 30 कर पाता है, ये भी 30 कर पाता है, ये भी 30, ये भी आपका 30 और ये भी आपका 30 है। लेकिन बच्चे जो एक स्पीशीज बनाना किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से, नए कैरेक्टर्स आने की वजह से, जो कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर हुआ, उसकी वजह से वेरिएशन आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, B3 में एक कैरेक्टर और एक इंफॉर्मेशन ये आ गई कि ये 35 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन कर सकता है। अब मुझे बताओ, अचानक से मान लो, अचानक से बच्चे क्या टेक प्लेस कर गया, अचानक से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुझे बताओ कि उनको जिस नाइशी में, इन सबको, ये जो पेरेंट्स है इसको जिस नाइशी में रहने की आदत थी, ऑब्वियसली सर इनको भी सेम वही नाइशी में होगा, बिकॉज क्यों, इन्फॉर्मेशन जा रही है। लेकिन बच्चे नए कैरेक्टर्स आने की वजह से, अब बताओ ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग से मानो टेम्परेचर जो कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया कितना आपका 33 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब नाइशी में अचानक से चेंज आ गया, डीएनए कॉपिंग चेंज नहीं आया, नाइशी में अचानक चेंज आ गया। अब नाइशी में अचानक चेंज आ गया, मुझे बताओ कौन कौन सर्वाइव करेगा, सर B1 मरेगा, B2 मरेगा, B4 मरेगा, B5 मरेगा, B6 मरेगा, लेकिन क्या B3 मरेगा नहीं? क्यों सर, बिकॉज डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर आया, एरर से वेरिएशन बना, और इस वेरिएशन की वजह से इसमें कैरेक्टर आ गया कि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। ऐसे बताओ मुझे, ये वेरिएशन की वजह से कहीं ना कहीं, वेरिएशन की वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्राणी है वो सर्वाइव कर पाया कि नहीं कर पाया? ऑब्वियस सी बात है, कर पाया। इसीलिए बोलते हैं कि डीएनए कॉपिंग के टाइम में जो एरर आ रहा है, जिस एरर से वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन कहीं ना कहीं किसी स्पीसीज को, इस स्पीसीज के लिए एडवांटेजेस हो जाता है। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। अब बहस मत करना सर, मान लो कि भैया अगर 27 वाला होता क्या कर पाते सर, चांसेस की बात है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब बच्चे के इफ, अब बच्चे के देखो
If a population of reproducing organism was suited to a particular niche है, उनको एक particular niche की आदत थी, लेकिन जैसे drastically change आया ग्लोबल वार्मिंग के से, तो जब सारे मरेंगे नहीं मरेंगे, ऑब्वियसली मरेंगे, लेकिन जो B3 वाला नहीं मरा। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज सर इन सब में डीएनए कॉपिंग हुआ, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं आया, उनका एग्जैक्टली वही आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। डीएनए कॉपिंग कम हुआ, सॉरी डीएनए में एरर कम हुआ है, लेकिन इसमें नए कैरेक्टर्स की वजह से क्या ये सर्वाइव कर पाए। इट मींस हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशंस, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। हमने देखा कि B3 आपका बच गया। क्यों बच गया सर? आपका ये जो है वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशन क्यों आया सर? डीएनए में एरर की वजह से। तो हमने क्या देखा? अच्छा, डीएनए में जो एरर आया, वेरिएशन आया, उस वेरिएशन का भी इंपॉर्टेंस होता है कि वो सर्वाइव को, वो आपका जो है स्पीसीज के सर्वाइव रेट को इंक्रीज कर देता है किसी किसी फैक्टर्स में। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली क्या देखा बच्चा लोग कि डीएनए है क्या, डीएनए कहां पर होता है, कहां का क्या क्या इंफॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, उससे कैसे ट्रांसफर होते हैं। देन अच्छे हमने डीएनए कॉपिंग कैसे टेक प्लेस वो देखा, उसके डीएनए कॉपिंग के टाइम में कुछ एरर आते हैं वो देखा, उस एरर से वेरिएशन वो देखा, और वेरिएशन से क्या एडवांटेज है वो हमने देखा इस तरीके से। अब आगे बढ़ा जाए, अब टाइम आ गया, ठीक है, अब टाइम आ गया क्वेश्चन आंसर लपेटने का। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी मेंशन है, आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन से लिया गया है। बच्चों के डाउट आते हैं, और ये मैंने देखा हर जगह ना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इट मींस दिया तो हुआ है, बच्चा समझ नहीं पाता है क्या। व्हाई इज वेरिएशन, हमने देखा ठीक है सर, वेरिएशन कहीं ना कहीं स्पीसीज के लिए एडवांटेज है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। लेकिन सर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ठीक है, उस पूरी स्पीसीज के लिए है, उस पूरी जाति के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं है। फिर से बोलो, मतलब क्या है सर? ठीक है, आपका हुआ क्या, मान लो बच्चे देखो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये जो बी 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 मान लो सपोज के ना, वेरिएशन की वजह से इन सब में नए कैरेक्टर्स आ गए, वेरिएशन की वजह से इन सब में नए कैरेक्टर्स आ गए, ऑब्वियसली बात है नए कैरेक्टर्स आ गया। तो हमने देखा कि सर वेरिएशन की वजह से नए कैरेक्टर्स आ गया। अब मुझे बताओ, ठीक है, इन सब में नए कैरेक्टर्स आ गए, ऑब्वियसली होता है इन सब नए कैरेक्टर्स आ गए, लेकिन बच्चे जब तक मानो सपोज जब तक ये वो सराउंडिंग्स को एडप्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक सराउंडिंग्स को वो एडप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्या वो सरवाइव कर पाएगा, हाँ या ना? ऐसा मान लो सपोज क्या है, ये सारे इंटेलिजेंट है, ये सारे इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चे एग्जाम आ गया, ये सारे इंटेलिजेंट थे, आपका एग्जाम आ गया, ठीक है। अब इंटेलिजेंट क्यों है? बिकॉज मान लो वेरिएशन की वजह से सारे इंटेलिजेंट हो गए। मानो सपोज क्या है, ये सारे बैक्टीरिया है, इनका एग्जाम आ गया और सारे इंटेलिजेंट है। अब एग्जाम टाइम है भैया, वेरिएशन ठीक है, सब में दिमाग है, इक्वल दिमाग है, वेरिएशन के सब में जो है, सब में इक्वल कैरेक्टर्स आए हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम टाइम में अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप एडप्ट ही नहीं कर पाओगे सिचुएशन को, तो क्या एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे? एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं, जो मेहनत करेगा उसी के नंबर आएंगे। मतलब क्या है कि सर वेरिएशन से आपकी इंफॉर्मेशन तो आ गई, वेरिएशन से जो है आपके नए कैरेक्टर्स आ गए, और उस नए कैरेक्टर में होशियारी आ चुकी है, लेकिन अगर वो सराउंडिंग्स को एडप्ट नहीं कर पाएगा, अगर वो सराउंडिंग्स को एडप्ट ही नहीं कर पाएगा, एग्जाम में तैयारी नहीं करेगा, तो अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या? ठीक है, सारे स्पीसीज के लिए एडवांटेजेस है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल्स काम नहीं करेगा तो सर उसके लिए एडवांटेजेस नहीं है। देखो नेसेसरी नहीं है कि उसके लिए एडवांटेज हो, क्यों? बिकॉज भैया तुम्हें आपको सराउंडिंग्स को एडप्ट तो करना ही पड़ेगा। इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो, आई नो द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज एज इट अलाउज अ स्पीसीज टू अडॉप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट है। मान लो सपोज कि क्लाइमेट चेंज हो गया, अचानक क्लाइमेट चेंज कैसे क्या हुआ? ऑब्वियसली स्पीसीज को क्या होगा, आपने मान लो सपोज क्या क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी बढ़ गई है, तो स्पीसीज क्या करेगा सर? आपका जो है इक्वेटर से कहां शिफ्ट हो जाएगा सर? इक्वेटर से हायर एल्टीट्यूड या फिर आप पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, उन सब में वो कैपेबिलिटी थी कि वो जो है आपका विथस्टैंड कर पाए टेम्परेचर को, लेकिन ये इक्वेटर से पोल में जाने के लिए आपको शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। शिफ्ट क्यों कर रहे हो? बिकॉज सर एडप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। एडप्ट तो ये थोड़ा ना कि भैया मेरे अंदर वेरिएशन है, मैं तो स्टैंड कर लूं। बच्चे ठीक है, आपके अंदर वेरिएशन है, लेकिन आपको उस सराउंडिंग्स के साथ एडप्ट करना पड़ेगा। और यही बोला गया कि ठीक है, पूरे स्पीसीज के लिए फायदा है, लेकिन उस इंडिविजुअल जो कि चाहता ही नहीं है कि मैं आपका जो एडप्ट करूं, क्या उसके लिए फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं है। ओनली दोज who adapt the changes, जो तैयारी करेगा, can survive in harsher conditions by adapting to the changes है। It means बदलाव तो जरूरी है। और यहां से एक बहुत बड़ी बात सिखा दी, जिस तरह बायोलॉजी कह रहा है कि वेरिएशन जरूरी है, वेरिएशन के साथ साथ एडेप्टेशन भी जरूरत है। सेम बच्चे हमें चेंज तो करना पड़ेगा। बदलाव कहां से स्टार्ट होता है? बदलाव खुद से स्टार्ट होता है। इसलिए ठीक है, इसी रीजन से आपको बोला गया कि वेरिएशन पूरे स्पीसीज के लिए एडवांटेजेस है, लेकिन जब तक वो इंडिविजुअल काम ही नहीं करेगा तो क्या उसके लिए एडवांटेज है? नहीं, एडप्ट तो करना पड़ेगा। इट मींस संतोष सर की भाषा में क्या बोले तो तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बोलते ना, जब चलना खुद के पैरों पर, क्यों भरोसा करना गैरों पर। भाई जब चलना खुद ही, मेहनत खुद करनी है, तो दूसरा क्यों कि तू करेगा तो मैं करूंगा धप्पा, ऐसे नहीं हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब सेकंड क्वेश्चन है, चलो क्या है, अब देखो है क्या,
अब बारी लपेटने की। लपेटे हमला करें, पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स है। कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, प्रोटीन कौन बनाता है सर? प्रोटीन्स ऑब्वियस ही बात है सर, कौन बनाएगा? आपका डीएनए। बोलो क्या? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन्स बनाएगा, उससे क्या आपका सेल डिजाइन होगा। सेकंड क्या? जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स एंड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। थर्ड बच्चे क्या है? मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन प्रोडक्शन है। क्या जरूरी है डीएनए? ऑब्वियस सी बात है कि सर पेरेंट्स को जो इंफॉर्मेशन भेजनी है, जब तक डीएनए कॉपिंग नहीं करेगा, क्या पेरेंट्स बोलेंगे बेटा जा तू मेरा डीएनए ले जा, तू कितना अच्छा है? नहीं बच्चे, क्या है? डीएनए कॉपिंग होना जरूरी है, बिकॉज पेरेंट्स से अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो कहीं ना कहीं डीएनए कॉपिंग थ्रू है। सेकंड बात कि सर डीएनए कॉपिंग से क्या होता है? एरर आते हैं। एरर से क्या होता है? वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन से क्या होगा कि सर उससे जो स्पीसीज की सर्वाइव रेट बढ़ जाता है। ये 2 पॉइंट है, इसी को आप वर्ड्स में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर दोगे। दोगे ना चेस, ठीक है। अब क्या ट्रू फॉल्स है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला, द डीएनए इन द साइटोप्लाज्म। सोचना, आंसर कमेंट सेक्शन में देना। कह रहा है डीएनए इन द साइटोप्लाज्म इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स है। सोचना। सेकंड, डीएनए क्या डुप्लीकेट होता है ताकि जो डॉटर सेल्स है उन पे डीएनए जा सके अपना अपना। ऑब्वियस सी बात है कि सब पेरेंट्स से मानो अगर 2 डॉटर सेल बन रहे हैं तो डीएनए कॉपिंग इस तरह होगा कि सर यहां भी जाएगा ताकि इसके पास अपना डीएनए हो और इसके पास अपना डीएनए हो। अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या बच्चे वो सर्वाइव कर नहीं कर पाएगा। ये तो ट्रू है। तो ट्रू है क्या है? थर्ड बच्चे क्या? आप खुद दोगे इसका आंसर। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। चेहरे पे लाली आ गई ना, आंसर पता चल आपको क्या है। आगे बढ़ा जाए, आपके पास है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, ये भी आप खुद करोगे, मैं दिखाया था इस तरह से, ठीक है। 4 स्टेटमेंट्स है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करेगा तो जाना आप ए के साथ। अगर असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन करेक्ट नहीं कर पा रहा, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जाना बी के साथ है। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स सी के साथ, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू डी के साथ है। और आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। चलो कि बताओ असर्शन क्या कह रहा है? अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, ठीक है। कह रहा है कि डीएनए कॉपिंग एक बेसिक प्रोसेस है आपके रिप्रोडक्शन पे। रीजन दे रहा बिकॉज डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनाने के लिए। आप खुद सोचना, अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम में सॉर्ट कर दूं, लेकिन मुझे ट्राई आप खुद करोगे। सेम है कि आपके पास है इस सेकंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। सेकंड आपका है क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है, ये मैं करा देता हूं, द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग डज नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन। भैया डीएनए कॉपिंग के टाइम में एरर आता है, उससे वेरिएशन आता है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया डीएनए कॉपिंग जो है वेरिएशन नहीं लाता। इट मींस बच्चे क्या है? असर्शन तो रॉन्ग है। अगर असर्शन रॉन्ग है, पहली काट दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन है। अब कह रहा है कि रीजन क्या देखो पढ़ते हैं, नो बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हर बायोकेमिकल रिएक्शन जो है 100% रिलायबल नहीं होते हैं, तो सर ये इसमें दम है, अच्छा बिल्कुल नहीं। इट मींस सर असर्शन तो फॉल्स है, assertion false but reason is true। अगर assertion false है, reason true है, कौन सा ऑप्शन होगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर है। कुछ इस तरीके से किया आता है। बाकी बच्चा लोग बहुत अच्छा लगा, लेक्चर कंप्लीटली खत्म हुआ। देखो कितना सिंपल है, टॉपिक डिस्कस किया, देन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सारे दे दिए मैंने। इसके बाहर 100% डैम श्योर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऐसे में कितनी अच्छी तैयारी चल रही चाहिए आपकी। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैं कंप्लीट कराया। आपका कीमती समय लेने के दिल से धन्यवाद। बाकी बच्चा लोग, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी तारीफ करो, बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ पॉइंट पॉजिटिव लगते हैं प्लीज बताना, से मुझे कुछ पॉइंट नेगेटिव लगता है कि सर ये बातें आपने जो थोड़ी सी ठीक कर सकते थे, प्लीज जरूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना। बस 30 से 40 सेकंड लगेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बार बार ये बोलूंगा कि आपका कीमती समय लेने के दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर। बच्चा लोग, इस तरीके से चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब बस इंटेक्स कराने दो, एक्सरसाइज कराने दो, साथ में सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पूछे। उसके बाद एक नई चैप्टर को मैं जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा, वो क्या होगा मैक्सिमम, मेरे ख्याल शायद बच्चे कह रहे हैं सर चैप्टर 4 को कराओ, जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड। पोल लगाएंगे, देखेंगे क्या नतीजे, उसका नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हरे कृष्णा।